दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे एप्लीकेशन में हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है। आप उसे चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे अटेम्प्ट करें इसका वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम आपको करना है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए और हर मंडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट की टाइमिंग अगर आगे पीछे भी होती है तो हम YouTube पर उसका नोटिफिकेशन डालते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो हम YouTube पर प्रोवाइड करवाते हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 30 हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपका स्कोर हमें कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए और आप यदि टेस्ट अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि टेस्ट के सभी 25 क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा वीडियो आपके लिए रहने वाला है। आइए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से निवेदन, अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ है ऐप तो अभी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो अभी कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना। दोस्तों लाइक कर दिया करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है और बड़ी उम्मीद से वीडियो बनाते हैं। लगती है, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, करते हैं आप सभी के लिए, तो इतना सा सपोर्ट ज़रूर किया करें। आइए ज़रा आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब आभासी शक्ति का मान प्रतिघाती शक्ति के मान के बराबर हो तो किसी सिस्टम का पावर फैक्टर कितना होता है। देखो, आभासी शक्ति को जनरली हम केवीए में रेटिंग देते हैं और प्रतिघाती शक्ति को केवीएआर में लिखते हैं। ये दोनों यूनिट बराबर होने का मतलब है इस सर्किट में किलोवाट जो है वो 0 है। दोस्तों किलोवाट 0 तब होता है जब कोस फाई का मान 90 डिग्री हो और पावर फैक्टर का मान 0 हो। वास्तविक शक्ति का मान जब फेज अंतर 90 डिग्री हो, पावर फैक्टर 0 हो, तब वास्तविक शक्ति का मान 0 होता है और ऐसे में प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट इसी में आएंगे। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा कि उस सिस्टम का पावर फैक्टर 0 है। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है। एक आरएल सीरीज परिपथ में प्रतिरोध का मान 10 ओम और इंडक्टेंस का मान 0.1 हेनरी है। इस परिपथ का कालांक कितना है, यानी टाइम कांस्टेंट कितना है। दोस्तों इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है L/R और कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है R/C। आप दोनों का फॉर्मूला याद जरूर रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं पेपर में इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट हो सकता है कैपेसिटर का भी पूछ लिया जाए। अब देखो, इंडक्टेंस तो दिया हुआ है 0.1 हेनरी, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। जब आप गुणा भाग करेंगे तो 0.1 सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। अब 0.1 सेकेंड का कहीं ऑप्शन नहीं है, मिली सेकेंड में दिया हुआ है। तो जब 0.01 को आप मिली में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई किया करो, उत्तर आएगा 10 मिली सेकेंड। ध्यान रखें, जब मिली हटाते हैं तब 1000 का भाग देते हैं, मिली लगाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या है, यानी किन के बीच मापी जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं, यानी जैसे फेज आर और वाई के बीच जो भी वोल्टेज का मेजरमेंट हुआ। किसी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो मापी जाती है उसको हम लोग फेज वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच अंतर कितना होता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको मैं क्लियर करवा दूं, स्टार हो या डेल्टा हो, सबसे पहले याद रखें
आपस में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए VL, VP, IL, IP, तो इन सब का आंसर है 30 डिग्री का। ठीक बात। अब जैसे इतना इजी क्वेश्चन आ जाए कि आपस में आपसे केवल अंतर ही पूछा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कवर करवा दूं कि कल को ये क्वेश्चन पूछ ले, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में अंतर जैसे 30 डिग्री लैग करता है कि 30 डिग्री लीड करता है, तब आपको थोड़ा सा सवाल में कन्फ्यूजन होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्टार में देखो लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, इसलिए इनके बीच में तो कोई किसी प्रकार का डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस किस में होगा? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में होगा। और स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होती है, यानी लीड करती है। ध्यान रखना, लाइन वोल्टेज आगे होती है, फेज वोल्टेज पीछे होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। मान लीजिए डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो बराबर होते हैं, इसका मतलब डिफरेंस किस में है? लाइन करंट और फेज करंट में है। तो डेल्टा में लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट से 30 डिग्री पीछे होती है, यानी लैग करती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसमें एक नहीं 3 सवाल समझ में आए होंगे। अंतर कितना होता है, कौन किसको लैग करता है, कौन किसको लीड करता है। अगला हमारा सवाल, चौक की वजह से एक ट्यूब लैंप के सर्किट के पावर फैक्टर पर क्या फ़र्क पड़ता है? हम सब जानते हैं उसका पावर फैक्टर घटना शुरू हो जाता है, पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। डी उत्तर सही करना है। अगला सवाल है, 240 वोल्ट सप्लाई पर 32 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रत्येक लैंप की रेटिंग कितनी है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि सीरीज में लैंप कलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है सप्लाई वोल्टेज बटे एक लैंप की वोल्टेज का मान, और प्लस करते हैं इसमें हम 5%, यानी ये जो 32 लैंप है ना, इसमें 5% ऊपर प्लस हो रहा है और फिर रेटिंग निकालनी है आपको। तो प्रत्येक लैंप की जो रेटिंग है वो 8 वोल्ट है। देखो 240 वोल्ट सप्लाई पर 8 लैंप अगर अपन 8 वोल्ट का प्रत्येक लैंप अगर अपन लगाएं तो 30 लैंप बनते हैं। इसका जब आप 5% निकालते हो तो 1.5 लैंप आता है, यानी 2 लैंप एक्स्ट्रा और लगा दिए हमने। प्रत्येक लैंप 8 वोल्ट रेटिंग का है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज की रप्चरिंग कैपेसिटी किस में होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्यूज की रप्चरिंग कैपेसिटी हो या सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी हो, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। MVA में होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर बोलते हैं इसको। सर्किट ब्रेकर की भी रप्चरिंग कैपेसिटी यही होती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक सुरक्षा युक्ति है? रिले सुरक्षा युक्ति में आती है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर सुरक्षा युक्ति में आता है, और उसके बाद में फ्यूज सुरक्षा युक्ति में आता है। जबकि बस बार, आइसोलेटर और जनरेटर ये तीनों ही सुरक्षा युक्ति के प्रकार नहीं हैं। अगला सवाल है, एक फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होना चाहिए? देखो फ्यूज में फ्यूजिंग फैक्टर होता क्या है? पहली बात तो ये फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का रेशियो होता है, यानी वह धारा जिस पर फ्यूज पिघलकर टूट गया और वह धारा जिस पर रेटिंग किया गया। मान लीजिए एक फ्यूज 16 एम्पियर का है और ये 17 एम्पियर पर पिघलकर टूट जाता है, तो हमारे लिए सबसे बेटर फ्यूज माना जाएगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि 16 एम्पियर से ऊपर करंट जाते ही फ्यूज उड़ जाना चाहिए। मान लो यही फ्यूज 32 एम्पियर करंट पर अगर उड़ता है तो इसका फ्यूजिंग फैक्टर आया 2, जबकि हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि दोगुनी करंट होने पर उड़ा फ्यूज। इसलिए एक फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर इकाई से अधिक होना चाहिए, लेकिन होना कुछ अधिक ही चाहिए, बहुत अधिक नहीं चाहिए हमें। क्योंकि मान लीजिए 16 एम्पियर का है तो हम चाहते हैं कि 16 से 20 एम्पियर के बीच लगभग इसकी करंट हो, तो ये फ्यूज उड़ जाना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि 50 एम्पियर पे ये फ्यूज उड़े, तो केवल इकाई से कुछ अधिक होना चाहिए। अगला सवाल, कोरोना दोष किसके कारण होता है? कोरोना होता है चारों ओर की जो चालक तार के चारों ओर एयर होती है उसका ब्रेकडाउन हो जाना। जनरली 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर पर होता है, और इसको बोलते हैं वायु का आयोनाइजेशन हो जाना। जब आयनीकरण होता है तो ये कोरोना जनरेट हो जाता है।
अगला सवाल, केबल में यांत्रिक चोट हमें किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है? यांत्रिक चोट के विरुद्ध प्रोटेक्शन कौन देता है, ये पूछा है। मैकेनिकल इंजरी से बचाव के लिए आर्मर्ड होता है। बेडिंग जो होती है ये मेटालिक सीथ या लेड सीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। लेड सीथ नमी से बचाव करता है, यानी मॉइस्चर से बचाने के लिए होता है। और इंसुलेशन जो होता है वो कोर में, ये मान लो कि इंसुलेशन प्रदान करता है। और लेड सीथ खुद जो है ये क्या करता है, नमी से बचाव कर रहा है। अगला प्रश्न, एलटी केबल का इंसुलेशन टेस्ट किस पर किया जाता है? एलटी केबलें 1.1 केवी रेटिंग वाली होती है, यानी इनको 1100 वोल्ट के आधार पर रेटिंग दी जाती है। बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा कैसी होती है? बीजेटी का पूरा नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका पहला जंक्शन एमिटर बेस होता है और दूसरा जंक्शन कलेक्टर बेस। पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है और हम सब जानते हैं कि फॉरवर्ड का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम। डी उत्तर करना है। इसका प्रतिरोध वेरी लो होता है, यानी बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपन से, एन टाइप का जो एफईटी होता है उसमें धारा प्रवाह का मुख्य कारण क्या पूछा है ना। देखो थोड़ा एक बार आपको एफईटी के बारे में डिटेल दे दूं मैं। ये एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि इसमें या तो होल्स के कारण या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चलती है, दोनों के कारण नहीं चलती है। अब इनमें जो मेजॉरिटी कैरियर होता है, करंट का कंडक्शन उसी के द्वारा माना जाता है। एन चैनल का मतलब है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुतायत से है और धारा का चालन इन्हीं के कारण हो रहा है। अगर पी चैनल जेएफईटी होता तो होल के कारण धारा का प्रवाह होता। वहीं अगर हम बीजेटी की बात करें, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये बाईपोलर है। इसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों की संयुक्त उपस्थिति से धारा का चालन होता है। अगला हमारा सवाल, एम्पलीफायर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन मुझे लगता है डाल दिया मैंने, क्योंकि क्लास ए जो है इसमें, क्योंकि इसका हमने कंडक्शन एंगल लिखा 360 डिग्री, तो ये बिल्कुल सही है। और क्लास सी की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, ये भी सही है, ठीक है। और क्लास बी जो है ये भी पुश पुल एम्पलीफायर का प्रकार है। तो क्लास ए में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है, ये नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। खैर क्वेश्चन ये देना था कि कौन सा एम्पलीफायर के बारे में सही नहीं है। तो क्लास ए का कंडक्शन 360 डिग्री है, ये भी सही है। क्लास सी की अधिकतम दक्षता होती है। पुश पुल एम्पलीफायर क्लास बी का प्रकार है। क्लास ए में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, ये गलत हो गया। क्लास ए में मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है, राइट। यानी सवाल ये पूछना था कि एम्पलीफायर के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये पूछना था। अगला सवाल, फॉरवर्ड एक्टिव मोड में एक बीजेटी के दोनों जंक्शन कैसे होते हैं? जब फॉरवर्ड बायस में एक्टिव हो तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन इसका रिवर्स में होता है। दोनों जंक्शन रिवर्स का मोड जो है वो कट ऑफ मोड कहलाता है। दोनों फॉरवर्ड बायस में जब हो तो इसको अपन सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। और रिवर्स एक्टिव मोड हो तो पहला रिवर्स में और दूसरा फॉरवर्ड में, ऐसे इसके दोनों जंक्शन होते हैं। जेएफईटी की टर्मिनल मैंने 4 ऑप्शन दिए, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चारों ऑप्शन का ही उत्तर बता दूँ। एमिटर, कलेक्टर और बेस बीजेटी के सिरे होते हैं। एनोड, कैथोड और गेट एससीआर के सिरे होते हैं। गेट, ड्रेन और सोर्स जेएफईटी के, और चौथा सिरा होता है बॉडी। एमिटर बेस 1 और बेस 2 ये तीनों टर्मिनल यूजेटी के होते हैं। अगला सवाल, सीरीज परिपथ में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर परिपथ की कंडीशन कैसी होगी? देखो सीरीज सर्किट है, हम सब जानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एक्सएल बढ़ेगा, एक्ससी घटेगा, क्योंकि एक्सएल फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है और एक्ससी फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। इट मीन एक्ससी कम, एक्सएल ज़्यादा होगा। परिपथ इंडक्टिव प्रकार का होगा, प्रेरणिक होगा। बी उत्तर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में शक्ति खपत को कैसे दर्शाएंगे जहाँ G चालकता है और V वोल्टेज है। देखो P बराबर V² ये फॉर्मूला तो आता है ना, और R के बराबर होता है 1/G, यानी R की जगह आप क्या लिख सकते हो 1/G। तो 1 यहाँ और G ऊपर, यानी V² इंटू G अपॉन 1 हो गया। अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया A, V² इंटू G। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में शाखा A और B के बीच धारा का मान क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। वैसे तो A B का मतलब है कि यहाँ धारा पूछ रहा है वो, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया। तो A B शाखा का मतलब है इस शाखा का करंट पूछ रहा है और इस शाखा का पूछ रहा है। तो ये जो है ना A B के लिए, तो ये दोनों मानी जाएगी A B की, ध्यान रखना, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके मिलान करना, कमेंट करके मुझे उत्तर बताना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आप चाहें तो एक सीधा उत्तर भी दे सकते हैं, तीनों का कुल रेजिस्टेंस निकालो, कुल वोल्टेज निकाल दो, टोटल करंट ही पूछा है, क्योंकि A B की धारा का मान ही तो पूछा है। तो A ये माना जाएगा और B के लिए ये संयुक्त शाखा मानी जाएगी, जिस पे C शाखा नहीं लिखा है वो। तो इसका उत्तर 1.75 एम्पियर आना चाहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं देखूं आप में से कितने ऐसे हैं जिनका ये सही हो रहा है। अगला, धारिता नापने के लिए किस ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो शेयरिंग ब्रिज जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटी नापने के काम आता है। अगला सवाल है, इंडक्शन मोटर से संबंधित कौन सा नहीं है। हंटिंग जो है वो इंडक्शन मोटर से संबंधित नहीं है, ये सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर में है, जबकि कोगिंग, क्राउलिंग और जॉगिंग ये तीनों ही इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। अगला सवाल, डीसी मोटर से संबंधित कौन है। डीसी मोटर से जिसका रिलेशन है वो डमी कॉयल है। आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करती है। सेडिंग कुंडली फेज अंतर पैदा करती है। डैम्पर कुंडली हंटिंग दूर करती है। और टर्शियरी ट्रांसफार्मर में होती है जो न्यूट्रल फ्लोटिंग को रोकती है। मेगर में कोई कंट्रोलिंग बल नहीं होता है, ध्यान रखना, मतलब कंट्रोलिंग स्प्रिंग नहीं होती है, कंट्रोलिंग बल उसकी कुंडली खुद देती है। मेगर में नियंत्रक बल कॉइल के द्वारा देते हैं, इसलिए कोई स्प्रिंग की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है। 24 स्लॉट 4 पोल मोटर में स्लॉट का कोण का मतलब है डिग्री प्रति स्लॉट। डिग्री प्रति स्लॉट के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री बटे स्लॉट की संख्या। टोटल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू स्लॉट बटे 180 इंटू पोल बटे स्लॉट, ठीक है। गुना भाग करके उत्तर निकालेंगे, उत्तर आएगा 30 डिग्री। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस दोस्तों यही थे आज के 25 प्रश्न। यदि आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए, स्कोर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और प्लीज़ लाइक कर देना यार, दोस्तों को शेयर किया करो ताकि वो भी इसे देख सकें। अच्छा कंटेंट है, पहुंचाइए दोस्तों तक, चीज़ पहुंचेगी, दोस्त अपने साथ जुड़ेंगे।